नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। चलिए तो बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर वो था पोलराइजेशन के बारे में। मैंने आपको कुछ बातें ऑलरेडी समझा दी है पोलराइजेशन के बारे में। अब थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या बात की थी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं वो बेसिकली पहले इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे ही उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें छोटे छोटे डाइपोल्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से आता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली होता है, आप जानते हो। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है वहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स कोइंसाइड होते हैं, वो धीरे धीरे अपने चार्जेस को सेपरेट करते हैं। डाइपोल के अंदर के नेगेटिव चार्ज वहां शिफ्ट हो जाते हैं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट करेगा। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो वहां शिफ्ट हो जाते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां नेगेटिव होगा, तो डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर के चार्जेस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ सेपरेट हो जाते हैं और इस वजह से उनके अंदर डाइपोल बन जाते हैं, बहुत सारे डाइपोल बन जाते हैं। जब डाइपोल बन जाते हैं तो वहां पर धीरे धीरे डाइपोल मोमेंट क्रिएट होने स्टार्ट हो जाता है और उस डाइपोल मोमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को पोलराइजेशन कहते हैं, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के डाइलेक्ट्रिक जैसे इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड देख करके उसे कंडक्टर की तरह बिहेव करवा सकते हैं। समझने की बात। तो ये बात मैंने आपको समझाई थी लास्ट वाली क्लास के अंदर। थोड़ा इसको हम लोग और आगे बढ़ा रहे थे। मैंने पोलराइजेशन की बात आप लोगों से की थी, ये सब चीज़ मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने ये बताया भी था कि इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। मैं आपको फिर समझा दूंगा एक बार और, चिंता मत करो। तो ये देखो इस तरह से ये होता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं लिखा रहा था आपको, आर शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल एंड द मॉलिक्यूल इज बिहेव लाइक अ डाइपोल। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था। आगे लिखते हैं, ठीक है। ओके, these dipoles get aligned। आगे लिखो, these dipoles get aligned in the direction of external electric field, in the direction of external electric field। The dipole moment is parallel to external electric field। वो तो एक ही लाइन में आ जाएगा, आप चाहो तो लिख लो, इस लाइन में होना जरूरी नहीं है कि द डाइ इस लाइन का मतलब यही होता है क्या, द डाइपोल मूवमेंट इज parallel to external electric field। Okay, after the application of after the applying external electric field, the atoms has a tiny dipole moment। The atom
as attaining dipole moment which points in the direction of which points in the direction of external electric field. मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या हो रहा है बच्चों। जैसे ये नॉन पोलर था, इसमें सब कुछ मिक्स थे, ये तब तक मिक्स थे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया था, पर जैसे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना बेटा, तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये पॉजिटिव ऑटोमेटिकली नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से बेटा छोटे 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 बहुत सारे डाइपोल्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इन डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और हम जानते हैं डाइपोल मूवमेंट भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट अंदर कहाँ अलाइन होगा, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि इस स्फेयर का जो रेडियस है वो a है, और डाइपोल मोमेंट जो p है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो चुका है। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते जाओगे उतना डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स डाइपोल बनते जाएंगे। तो डाइपोल मोमेंट इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तब एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम अल्फा बोल देंगे। एक्चुअली ये अल्फा पोलराइजिबिलिटी को शो करेगा, मतलब ये बताएगा कि आपका एटम कितना पोलराइज्ड हुआ है, मतलब ये बताएगा बेटा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितना डाइपोल क्रिएट हुआ है, इसलिए अल्फा को हम बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजिबिलिटी। अब आपका डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। मतलब कहने का ये, मैंने आपको कुछ पढ़ाया, अब आप भी ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अब आपके पास भी नॉलेज है, मतलब आप भी अब किसी को पढ़ा सकते हो। ठीक है, इस अल्फा की जो है वैल्यू याद रखना, स्फेरिकल सिस्टम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब होती है। अल्फा ए अगर किसी का रेडियस है स्फेयर का, तो ए का वैल्यू होता है, अल्फा का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो बच्चों, दो तरह के चार्जेस होते हैं, मतलब दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो बच्चे हो गए जिनको पहले से सब कुछ आता था, बिना मेरे पढ़ाए वो सारा ज्ञान उनके पास में था, वो दूसरों को ज्ञान बांट सकते थे, वो दूसरों को पढ़ा सकते थे। और एक वो तरह के बच्चे जो तुम जैसे हैं, तुमको कुछ नहीं आता था, मैंने पढ़ाया, तुमको आने लगा, तो तुम दूसरों को पढ़ाने लग गए, हो गए। इस तरह से चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं। तुम बाउंड चार्जेस हो, बाउंड मतलब कि तुम डाइलेक्ट्रिक वाले चार्जेस हो, इसका मतलब तुम्हें जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम दूसरों को नहीं पढ़ा सकते, मतलब तुम पोलराइज्ड चार्जेस हो। तो तुम जैसे बच्चे जो मेरे पढ़ाने पर दूसरों को पढ़ा सकते हैं वो बाउंड चार्ज कहलाते हैं, या वो चार्जेस जो डाइलेक्ट्रिक का पार्ट है, या वो चार्जेस जो पहले इंसुलेटिंग की तरह काम कर रहे थे, एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद वो कंडक्शन करना शुरू कर दिए, वो बाउंड चार्जेस कहलाते हैं या पोलराइजेशन चार्जेस कहलाते हैं, क्योंकि वो पोलराइज्ड हुए। और वो चार्जेस जो ऑटोमेटिकली सरफेस के ऊपर अवेलेबल थे, जस्ट लाइक कंडक्टर। कंडक्टर में हम ये जानते हैं बेटा कि जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टिंग सरफेस पर होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंडक्शन करने के लिए अवेलेबल रहते हैं बिना किसी बाहरी सहायता के। वो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं ना,
तो वो कहलाते हैं फ्री चार्जेस। तो दो चार्जेस हो गए, बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज, इसलिए लिखो द चार्जेस inside the charges are classified in two ways. या टू टाइप्स लिखो। One bound charges and polarization charges, या इसको polarization charges बोल दो, और polarization दूसरे लिखो फ्री चार्जेस। समझना ध्यान से ना बच्चों। पहले हम बाउंड चार्ज की बात करते हैं, दोस्तों आपको समझा चुका हूँ बट फिर भी आप लोग लिख लो। पहला बाउंड चार्जेस या पोलराइजेशन चार्जेस, एक ही बात है। बाउंड चार्जेस या पोलराइजेशन चार्जेस, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखो, these charges appear as a result these charges appear as a result of polarization of polarization and are part of material and are part of, समझ में आ गई बात? ये मटेरियल के अंदर होते हैं, मटेरियल का पार्ट होते हैं, और इन्हीं की वजह से तो पोलराइजेशन होता है। मतलब तुम जैसे बच्चे हो तभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्यों पढ़ाता? और तुम्हारे अंदर ज्ञान आ रहा है मतलब पोलराइजेशन हो रहा है, बस सिंपल सी बात है। दूसरा, फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस कौन से होंगे बेटा? दीज आर एक्सटर्नली, ये अलग से पुट करें हैं हमने डाइलेक्ट्रिक के अंदर, है ना, क्योंकि बेसिकली ये कहाँ होते हैं? कंडक्टर की सरफेस पर होते हैं, तो ये डाइलेक्ट्रिक में पाए नहीं जाते हैं, इनको हम बाहर से पुट करते हैं एक्सटर्नली। क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कंडक्टर में पाए जाते हैं। दीज आर एक्सटर्नली पुट इनटू द मटेरियल, पुट इनटू द material and they were not a part of material, and they were, भाभी का देवर, they were not
part of मटेरियल। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। ओके, अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की। अब दोबारा से हेडिंग, तो पोलराइजेशन, अब ये है डेफिनेशन पोलराइजेशन की, वो तो एक बड़ा हेडिंग था। अब हम मेन डेफिनेशन की बात करेंगे। पोलराइजेशन की मेन डेफिनेशन क्या होती है? देखो, पोलराइजेशन का मतलब होता है पोलराइज्ड होना। पोलराइज्ड होना मतलब डाइपोल बनना। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जितना डाइपोल बनता है उसे पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल क्रिएट हुआ, दैट्स कॉल्ड द पोलराइजेशन। यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल क्रिएट हुआ, यही कहलाता है पोलराइजेशन। ये चीज ध्यान रखना। तो लिखो, after the applying external electric field, after the applying external electric field, a lot of little dipoles, a lot of मतलब बहुत सारे little dipoles pointing along the direction of x field, pointing along the डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब वो हम लोग डिस्कस कर चुके ऊपर की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। द मटेरियल बिकम पोलराइज्ड। द मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। द मटेरियल बिकम polarized, that is polarization equal to, that is polarization, कैपिटल पी बोलते हैं बेटा इसको ना, पोलराइजेशन कैपिटल पी इक्वल टू टोटल डाइपोल मूवमेंट, जितने भी छोटे छोटे डाइपोल बने, डाइपोल मूवमेंट को स्मॉल पी लिखते हैं ना, और यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल क्रिएट हुआ टोटल मिला के, उसी को हम पोलराइजेशन। तो जितना ज़्यादा डाइपोल बनता जाएगा, पोलराइजेशन उतना ही अच्छा माना जाएगा बेटा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनता है पोलराइजेशन का, जो आपके सामने प्रदर्शित है। अब बाउंड चार्जेस के दो फॉर्मूले बड़े फेमस हैं। एक्चुअली बाउंड चार्जेस या तो सरफेस पर होते हैं, मतलब सरफेस की इनसाइड, आउटसाइड पर रख देना। एक्चुअली क्या होता है, आउटसाइड तो फिर चार्ज फ्री कहलाता है। जैसे मान लो कोई सरफेस है, ये सरफेस है किसी भी चीज़ की। अब अगर चार्ज बाहर रखा हुआ है तो वो फ्री चार्ज है, बट अगर वो चार्ज अंदर रखा हुआ है तो बाउंड चार्ज है। तो सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो वो सरफेस बाउंड चार्ज कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा पी। और वॉल्यूम के अंदर, इनसाइड द वॉल्यूम कोई चार्ज है तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम बाउंड चार्ज रो पी। तो दो तरह के फॉर्मूले हमको निकालने पड़ते हैं। टोटल बाउंड चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरफेस के ऊपर, मतलब सरफेस के टच में, सरफेस पे, और दूसरा वॉल्यूम के अंदर, बाहर की तरफ तो फ्री चार्ज कहलाते हैं। तो लिखो बाउंड चार्जेस, इसके दो फॉर्मूले हम लोग लिखेंगे। बाउंड चार्जेस, बाउंड चार्जेस दो तरह के हम लोग देखते हैं, क्योंकि दो तरह के फॉर्मूले इसमें होते हैं। देखो, सबसे पहले सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, सरफेस बाउंड चार्ज
डेंसिटी मतलब सिग्मा बी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है पोलराइजेशन डॉट एन केप। अभी आपको एन केप के बारे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करना है। एन केप बेसिकली एक नॉर्मल डायरेक्शन होती है जो सरफेस की नॉर्मली होती है। बात करेंगे सरफेस की नॉर्मली डायरेक्शन की। दूसरा है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम that is rho v is equal to minus डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन। बस ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना, जो सरफेस बाउंड चार्ज और वॉल्यूम बाउंड चार्ज निकालने में काम आएंगे। इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक सवाल लिखो, अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर R carries a polarization carries a polarization capital P is equal to k r वेक्टर। देखो आर आगे, इसका मतलब ये स्फेरिकल सिस्टम में पहुंच गए हम लोग। अब स्फेरिकल सिस्टम में तो आप जानते हो क्या क्या होता है। where k is a constant, where k is a constant where k is a constant and r is the vector from the center। सेंटर से कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है वो, फ्रॉम द सेंटर। तो इसमें क्या क्या निकालना। नंबर वन, कैलकुलेट द बाउंड चार्ज बाउंड चार्ज डेंसिटीज सिग्मा बी एंड रो बी। समझ गए हो कि आप क्या निकालना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड inside and outside of the sphere। समझाते हैं हम आपको ना क्या करना है इसमें। देखो रो बी और सिग्मा बी तो आपको ऊपर सामने फॉर्म लिखे हुए उसको यूज करना है। पहला सवाल करते हैं। इसमें पहले सवाल में आपको पहले क्या निकालना है, सिग्मा बी निकालना है। सिग्मा बी जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन डॉट एन कैप हो जाएगा। अब पोलराइजेशन बेसिकली आर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो आर डायरेक्शन में होगा, ये तो श्योर सी बात है। और एन कैप मतलब सरफेस के नॉर्मल कोई डायरेक्शन होती है बेटा। एन कैप मतलब क्या होता है बेटा, सरफेस के नॉर्मल कोई डायरेक्शन होती है। तो मैं पी वेक्टर को पहले मैं पी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसको।
तो ये मान लेता हूँ मैं के आर वेक्टर हो गया। बच्चों देखो एन कैप इस मान लो कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये सरफेस है कोई, तो सरफेस के नॉर्मल इधर जाएगा, सीधे नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। ये आपका सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, तो आर सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब कि नॉर्मली सरफेस की डायरेक्शन में आपका नॉर्मल डायरेक्शन आर कैप का होगा, तो ये आर कैप ही होगा वैसे तो। इसको आप के आर आर कैप लिख सकते हो डॉट आर कैप, क्योंकि आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो आर वेक्टर बराबर आर कैप मल्टीप्लाई विद आर, सो दिस इज सिंपली के आर। ये तो खैर पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, रो बी निकालना है। रो बी का मतलब होता है बाउंड चार्ज, इसमें आपको डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा पी का। अब डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो स्फेरिकल सिस्टम है, स्फेरिकल सिस्टम में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बावजूद भी मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला दूंगा जिससे आप डाइवर्जेंस इजीली निकाल सकते हो। समझना ध्यान से। मास्टर फॉर्मूला ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी डाइवर्जेंस निकालना है किसी भी आर टू द पावर एन आर वेक्टर का, ठीक है, तो बड़ा आसान फॉर्मूला होता है। आप कुछ मत करो, एन प्लस थ्री आर की पावर एन, ये याद रखना, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला आगे जाके, बड़ा काम का फॉर्मूला है। अब आपका रो बी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ पी वेक्टर, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ के आर वेक्टर, ये तो केयर कांस्टेंट है, बट अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो एन की वैल्यू जीरो है। समझ में आ रही बात, क्योंकि यहाँ पे आर वेक्टर अकेला है, आर की पावर कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के तो केयर कांस्टेंट है, नेगेटिव बाहर निकाल ही लो, तो जीरो प्लस थ्री आर की पावर एन, एन मतलब जीरो, तो वही इस तरह से हो गया माइनस का थ्री के, इसका आंसर आ गया। बड़ा आसान सवाल है ना, तो केवल आपको समझाने के हिसाब से। अब इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी ये कर रहा है बेसिकली। तो जो आपका दूसरा सवाल है ना, वो इस बात पर निर्भर है कि अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस गोले के, उस स्फीयर के। तो अगर मैं इनसाइड की बात करूं बच्चों, तो ये मेरा गोला है, मुझे आर डिस्टेंस पर कहीं पर भी अंदर की ओर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं ई डॉट डी एस कर देता हूँ, और क्यू एनक्लोज्ड, क्या मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, अरे बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब देखो एनक्लोज्ड जो चार्जेस हैं वो केवल गोले के अंदर है, जो एनक्लोज चार्जेस हैं, क्योंकि हम अंदर की तरफ निकाल रहे हैं, तो जो एनक्लोज चार्जेस हैं वो केवल यही वाले काउंट होंगे जो अंदर की तरफ है। क्या वो वाले चार्जेस काउंट होंगे जो सरफेस पर हैं, मतलब क्या सिग्मा बी काउंट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि हम अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने जब गाउसियन सरफेस ड्रॉ करी है, तो जो आउटर चार्जेस है, मतलब जो उस गाउसियन सरफेस के बाहर चार्जेस है, वही तो सिग्मा भी है, बाकी अंदर तो रो भी है ना। तो क्यू एनक्लोज्ड में जो आएगा वो केवल रो बी वाले चार्जेस आएंगे। इसका मतलब हम Q इज इक्वल टू रो बी और उसका वॉल्यूम एलिमेंट लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो, रो बी की वैल्यू आपने निकाल रखी है, वो आर से इंडिपेंडेंट है, आप उसको बाहर निकाल लीजिए माइनस थ्री के, और बाकी डीटो का वैल्यू आपको बताइए कि डीटो इज द वॉल्यूम एरिया ऑफ दैट गाउसियन सरफेस विच इज सिंपली इक्वल टू 4/3 pi of r cube, which is simply equal to 4/3 pi of r cube upon सारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं उसके अंदर जो एनक्लोज एरिया होता है ना बेटा, ये गाउसियन सरफेस का होता है। ये एनक्लोज चार्ज का होगा, तो एनक्लोज चार्ज तो यदि मैं बस गाउसियन सरफेस भी इसी रूप में होगी, 4 पाई आर स्क्वायर, थ्री को लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस, अभी थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, थ्री फालतू में लिख दिया, के
4 पाई आर क्यूब। जैसे 4 पाई से 4 पाई गया, आर से आर गया एक बार, तो माइनस का के बचा, आर बचा। हाँ तो बस आ गया ना, बस तुम्हारा काम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर कितना आ गया, और अगर आर के फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली रेडियल डायरेक्शन तो होता है वो, तो वो कितना आ गया, आर के में आ गया। अरे कितना सिंपल है। अब अगर तुमसे बोले कोई आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बच्चों कैसे निकालोगे आप लोग, उसका भी हिसाब किताब देख लेते हैं, उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि आखिर कैसे निकाल सकते हैं। चलो, तो देखो बच्चों, ये स्फेयर है, आपको बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको बाहर की तरफ एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब एक बार बताओ, जब हम लोग यहाँ पे आउटसाइड निकालेंगे, तो यहाँ पे हम यही वाला काम लेंगे। अब इस एनक्लोज सिस्टम में दोनों तरह के चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा। एक तो सिग्मा बी का होगा, क्योंकि वो ये सरफेस पर रखे हुए हैं, बाउंड चार्ज है सरफेस, तो इसका सरफेस एरिया देख लो, 4 पाई r स्क्वायर इस सरफेस एरिया में वो है। और फिर इसके अंदर जितने भी बाउंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज है सरफेस तक, उनका भी आएगा कंट्रीब्यूशन, तो वहाँ रो बी का कंट्रीब्यूशन भी आएगा, जिसका सरफेस एरिया कितना होगा, सॉरी वॉल्यूम एरिया कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, सिग्मा बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो बेटा, याद रखना, सिग्मा बी का वैल्यू सरफेस पर कितना होता है, के मल्टीप्लाई विद द आर, ठीक है। और आप लोग इसका भी निकाल चुके हो, रो बी का वैल्यू माइनस का 3 के निकाल चुके हो ना, मल्टीप्लाई विद द 4/3। इसको अगर थोड़ा हम लोग देखें तो कुल मिला के ये हो जाएगा 4 पाई के r क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, -3 है। तो 99% केसेस में जीरो आएगा, एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि वैसे भी एनक्लोज टोटल चार्ज अगर निकाल जीरो आएगा, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक है ना, इसलिए। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक के अंदर 99% केसेस में एनक्लोज चार्ज जीरो आएगा। जब एनक्लोज चार्ज ही जीरो है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा। इसका मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो है। चलिए अब नए कदम पे चलते हैं। बाउंड चार्ज सरफेस चार्ज समझने के बाद अब हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग दे लीजिए, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये भी आसान है, गाउस लॉ से हम इसको निकालना पड़ेगा। क्या होता है, देखो, गाउस लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, गाउस लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय, ये तो हम जानते हैं, गाउस लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय, देखो डाइलेक्ट्रिक में ऑब्वियस सी बात है, दो तरह के चार्ज होते हैं, हम लोग लिख देते हैं, फिर भी देखो बाउंड चार्ज होते हैं, ये सरफेस चार्ज में हम लोग मान लेते हैं फ्री चार्जेस, बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज। तो अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओके। आपको मैंने ये लिखा ही रखा है कि रो बी का वैल्यू कितना होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पी होता है, ये आप लोग जानते हो, नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ पी, ये तो आप जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसको मैं पहले एक बार यहाँ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको इधर ले जाए, रो एफ को इधर रख दो, एप्सिलॉन तो किसी कांस्टेंट उसको आप अंदर ले सकते हो,
इस डाइवर्जेंस को थोड़ा सा हम लोग और लिखते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ पी प्लस एप्सिलॉन। ये जो नया तरह का फंक्शन बना ना पी प्लस एप्सिलॉन, बेटा यही तो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जो रो एफ बराबर डाइवर्जेंस ऑफ डी लिखा है आप लोगों ने, इसे बोलते हैं गाउस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक। ये तो गाउस लॉ है, ये भी गाउस लॉ है फॉर डाइलेक्ट्रिक। किस तरह से निकलता है, वेयर डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही तो कहलाता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। समझ गए कि नहीं समझे? अरे बिल्कुल समझ गए यार। तो लिखो नीचे इसके बाद एक लाइन लिखो, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये डायरेक्टली डी का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, रो एफ पे, मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो लाइन लिखो नीचे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट is that physical quantity which depends only on which depends only on free charges। हम लोगों ने ये पहले ही बोल दिया ना कि डाइवर्जेंस ऑफ डी की वैल्यू क्या होती है, रो एफ के बराबर होती है। यहाँ से साफ साफ लग रहा है कि फ्री चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता ही है। इसे बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गाउस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक। अब इसी का आप लोग इंटीग्रेशन ले लो वॉल्यूम इंटीग्रेशन के साथ। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ तो वॉल्यूम में आपने ले ही लिया, सो रो एफ डीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल क्यू एफ लिख सकते हैं। इसे को बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म। इसे हम क्या बोल देंगे, इंटीग्रल फॉर्म। where QF denotes the where QF denotes the total free charge, total free charge enclosed in the volume enclosed in the volume। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप एक नोट डाल लीजिए, अगर मैं थोड़ा रिलेशन निकाला जाऊँ तो डी इज इक्वल टू बेटा एप्सिलॉन ई भी होता है। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है परमिटिविटी इन द वैक्यूम। एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा एक्चुअली। डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन जो होता है ना, वो ससेप्टिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, मतलब विद्युत प्रवृत्ति।
और वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है पोलराइजेशन की, कितना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो पा रहा है। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसका मतलब उतना अच्छा पोलराइजेशन हो रहा है। तो ये पोलराइजेशन ई इन पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है बेटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट गायब कर दो यहाँ से, इसको यहाँ ले जाओ और ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड भी गायब कर दो, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड गायब कर दो। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस काई ई हो गया, या फिर काई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस। ये बड़ा अच्छा रिलेशन है ये। एप्सिलॉन आर को बेसिकली बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होता है, बट इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के साथ रिलेटिव परमिटिविटी के साथ एक और चीज बोल सकते हैं जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये इसके रूप है। इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिलेशन हैं, इतना बढ़िया रिलेशन के साथ इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सिखा सकता है, लर्न करवा सकता है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बाउंड्री कंडीशन पे आएंगे धीरे धीरे। बाउंड्री कंडीशन तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए ना, तो वो भी हम लोग कल ही पढ़ेंगे। कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे कल, कुछ बाउंड्री कंडीशंस के क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए कल काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।